गीता और ममता सहेलियां थी। जहां गीता दो बहुओं की सास बन चुकी थी, तो वहीं ममता के बड़े बेटे की जल्द ही शादी होने वाली थी। बेटे की शादी की ममता के मन में खुशी तो बहुत थी, लेकिन घबराहट भी थी। पता नहीं आने वाली बहू कैसी होगी और वो अपनी बहू के साथ तालमेल बिठा पाएगी या नहीं। ममता गीता से कहती है, गीता, वैसे तो रमेश की शादी की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी पता नहीं, एक डर सा लगा रहता है। अरे ममता, इसमें डरने वाली क्या बात है? मुझे ही देख ले, दो दो बहुओं की सास हूँ मैं। मेरा रौब और दबदबा देखा है ना तूने। बस तुझे भी घर में ऐसा ही दबदबा बना के रखना है, फिर कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहू अपने आप ही तुझसे डर के रहेगी। हाँ। अरे गीता, इसी बात की तो दिक्कत है ना। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि बहू के सामने घर में मेरा दबदबा बना रहे। चल, अगर तू इतनी उम्मीद से मेरे पास आई है तो मैं तुझे गुरु मंत्र देती हूँ। देख ममता, बहू घर में आए ना तो खुशी में बावली मत हो जाना। तुझे ये बात हमेशा याद रखनी है कि तू सास है, सास, और वो है तेरी बहू। और उसे कभी भी अपने सर पर चढ़ाने की गलती मत करना, और घर के छोटे से छोटे डिसीजन में भी अपना ही पत्ता ऊपर रखना, समझी? अरे गीता, तू ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में समझाना। गीता ममता के कान में कुछ कहती है। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है। ये तो बड़ा आसान काम है। तुझे पक्का यकीन है ना कि अगर मैं ये सब करूंगी तो बहू मुझसे डर के रहेगी और घर में मेरी ही चलेगी? अरे कोई डाउट वाली बात नहीं है। तू अब बस निश्चिंत होकर अपने घर जा और बेटी की शादी की तैयारी में लग जा। ठीक 10 दिन के बाद ममता के बेटे रमेश की शादी कविता के साथ हो जाती है और कविता बहू बनकर ममता के घर आ जाती है। कविता स्वभाव में बहुत ही सौम्या और प्यारी सी लड़की थी, जिसे देखकर ममता का मन बहुत प्रसन्न था। उसका मन तो बहुत चाहता था कि वो अपनी बहू के साथ बैठकर उसके साथ हंसे और बातें करे, लेकिन फिर उसे अपनी सहेली गीता की बातें याद आ जाती थी। गीता ने उसे बेटे की शादी से पहले ही समझा दिया था कि बहू को बहू ही बनाकर रखना, बेटी बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसलिए ममता ना चाहते हुए भी सख्त मिजाज बनाने का झूठा ढोंग कर रही थी बहू की पहली रसोई वाले दिन। अरे कविता, यहाँ रसोई में क्या कर रही हो तुम? और ये क्या बना रही हो? माँ जी, आज पहली रसोई के लिए मैं खीर और मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। इसके साथ दाल कचौड़ी बनाऊंगी और एक सूखी सब्जी भी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बनाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। अभी तो तुम्हारा पहला ही दिन है आज रसोई में, और तुम आज से ही सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाहती हो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रमेश ने मुझे पहले ही सबकी पसंद के बारे में बता दिया था, इसलिए मैंने परिवार के सदस्यों की पसंद के अनुसार ही सब कुछ बनाया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बता, खीर बन गई कि नहीं? हाँ मम्मी जी, खीर तो बनकर तैयार हो गई है और बाकी सब्जियां भी बन गई है। बहू की बात सुनकर सास ममता एक चम्मच खीर निकालकर मुंह में डालती है। वाह, बहू ने तो स्वादिष्ट खीर बनाई है। एक चम्मच मुंह में खाते ही मजा सा आ गया। लेकिन गीता ने तो कहा था कि बहू के बनाई हुई किसी भी खाने की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके खाने में कमी बताकर उसे अपना तरीका सिखाना है, चाहे जो भी हो जाए। सहेली की बात याद करने के बाद ममता टेढ़ा सा मुंह बनाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे ये कैसा स्वाद है खीर का? बिल्कुल मज़ा नहीं आया। रुक, मैं अब इसे ठीक कर देती हूँ। अरे ऐसे टेस्ट की खीर तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाएगा बहू। उसके बाद ममता चीनी का डब्बा उठाती है और गिनती के 8-10 दाने चीनी के खीर में डालकर उसे चमचे से हिला देती है और एक बार फिर से चम्मच से खीर लेकर अपने मुंह में लगाती है। आहा हा हा, वाह, अब देखो आया ना स्वाद खीर का। इतना कहकर अकड़ते हुए ममता रसोई से बाहर निकल जाती है।
सास के जाने के बाद। ये कौन सी रेसिपी थी भाई? 8-10 दाने चीनी के खीर में डालने से खीर का स्वाद बदल गया। खैर, मुझे क्या, फिलहाल तो सब्जी बनाने में ध्यान देती हूँ। उसके बाद कविता सब्जी बनाने लगती है। आधे घंटे के बाद ममता फिर से रसोई में आती है। अरे बहू, बन गई सब्जी की नहीं? जी माँ जी, बन गई। आप बैठिए ना, मैं अभी कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ। कविता एक कटोरी में सब्जी निकालकर अपनी सास को देती है। सब्जी का पहला चम्मच मुंह में डालने के बाद, बहू के हाथ में तो बहुत स्वाद है। इतना अच्छा खाना तो शादी के 30 साल बाद आज तक मैं नहीं बना पाती। सब्जी चखने के बाद ममता अपनी बहू की तारीफ करने जा रही थी कि एक बार फिर से उसे अपनी सहेली की बात याद आ जाती है। वो फिर से थोड़ा सा मुंह बनाती है। बहू, स्वाद नहीं आया रे। अभी अच्छा खाना बनाना सीखने में ना तुम्हें बहुत समय लगेगा। तुम्हारे हाथ में अभी बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। चिंता मत करो, अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो धीरे धीरे मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। इतना कहने के बाद ममता नमक का डिब्बा उठाती है और मटर पनीर के भगोने में 2 चुटकी नमक डालकर चली जाती है। ममता के किचन से जाने के बाद मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। खाने की एक डिश बनने के बाद माँ जी आती है, कभी 2-4 दाने चीनी तो कभी 2 चुटकी नमक डालकर चली जाती है। अब समझ में आ रहा है कि कमी मेरे खाने में नहीं है। लगता है माँ जी को अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है। पहली रसोई के बाद, बहू आज ऐसा करना, तुम खाने में ना कढ़ी चावल बना देना। बनाना तो आता है ना तुम्हें? कच्चा पक्का तो मैं बना ही लेती हूँ, बाकी आप तो हैं ही चुटकी का कमाल दिखाने के लिए। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत चला, जाकर कढ़ी चावल बना ले। आज मैं इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाकर माँ जी को खिलाऊंगी ना कि माँ जी चख कर भी कोई कमी नहीं निकाल पाएंगी। बल्कि अगर उंगलियां चाट चाट कर नहीं खाई तो मेरा नाम भी कविता नहीं। कविता घंटों की मेहनत के बाद कढ़ी तैयार करती है। रसोई से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। लग रहा है बहू ने कढ़ी बना दी है। एक बार जाकर टेस्ट करके आती हूँ। ममता रसोई में जाकर 1 चम्मच कढ़ी लेकर टेस्ट करती है। बहू, इतनी बार तो समझा चुकी हूँ, पता नहीं तो कब खाना बनाना सीखेगी। इतना कहकर ममता कढ़ी पत्ते के 2 टुकड़े लेकर कढ़ी में मिला देती है और उसे ढक देती है। हाँ, अब देखना क्या खुशबू आएगी कढ़ी में से। अरे ये सब ना सीक्रेट टिप्स होते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। अब इसको आधा घंटा ऐसे ही ढक के छोड़ दे। आधे घंटे के बाद देखना कढ़ी में क्या टेस्ट आता है। जी माँ जी, समझ गई। टेस्ट तो आपके इन 2 पत्तों में ही था, और जो मैं पिछले 2 घंटे से किचन में काम कर रही हूँ वो सब तो ऐसे टाइम पास था। सही कहा ना माँ जी? अरे क्या बड़बड़ा रही है, जरा जोर जोर से बोल ले। नहीं माँ जी, मैं पूछ रही थी कि चाय पियेंगे आप? बना दे, और थोड़ी कड़क बनाना चाय। ठीक है माँ जी, आप चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब बहू के खाने में कमी निकालना ममता की रोज की आदत बन गई थी। वो जानबूझकर बहू के स्वादिष्ट खाने में कमियां निकालती और फिर बेतुके लॉजिक देकर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करती। बहू कविता भी अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसकी सास को उसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद तो बहुत आता है, बस अपनी ईगो के कारण वो खुले शब्दों में उसकी तारीफ नहीं करती। और एक दिन, 1 महीना हो गया मेरी शादी को, 1 महीने में मैंने एक बार भी किचन की सफाई नहीं की। आज ऐसा करती हूँ, साबुन से अच्छे से रगड़कर पूरे किचन की सफाई कर देती हूँ। ऐसा सोचकर कविता गैस पर उबलने के लिए पानी रख देती है और उसके अंदर सर्फ घोल देती है। अब इस गर्म पानी से टाइल्स और डब्बे अच्छे से साफ हो जाएंगे।
गैस पर उबलता हुआ पानी देखकर ममता रसोई में आ धमकती है। ममता चम्मच से पानी लेकर मुंह में डालती है। अरे बहू, कैसा बेकार सा सूप है, स्वाद ही नहीं है। रुक, मैं बताती हूँ। उसके बाद ममता उसमें आधा चम्मच नमक मिला देती है और फिर चम्मच से टेस्ट करने के बाद अब आया ना इसमें स्वाद। सास की ये हरकत देखकर कविता हक्की बक्की सी रह जाती है। बस बहुत हो चुका, आज इस कहानी का अंत करना ही पड़ेगा। वो तुरंत कटोरी में वही सर्फ का उबला हुआ पानी निकालती है और चम्मच डालकर सास के सामने रख देती है। मम्मी जी, लीजिए, सूप बनकर तैयार हो गया है। आप इसी से रोटी खा लेंगी कि सब्जी अलग से बनानी पड़ेगी? अब रोटी बाद में खा लूंगी, पहले सूप ही पी लेती हूँ बहू। 2-3 चम्मच सर्फ वाला पानी पीने के बाद थू, क्या है बहू, ये किस चीज का सूप है? ये कितना गंदा स्वाद है इसका, और साबुन की महक क्यों आ रही है इसमें से? महक इसलिए आ रही है मम्मी जी क्योंकि ये साबुन ही है। और आपसे किसने कहा था कि गैस पर रखा हुआ हर सामान चम्मच डालकर टेस्ट कर लिया जाता है? मैंने तो रसोई की सफाई के लिए सर्फ घोलकर पानी रखा था। अब ये तो आप ही बताइए कि अच्छे से स्वाद आ गया या कुछ और करने की जरूरत है? बहू की बात सुनकर ममता को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो कुल्ला करने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ लगा देती है।